अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। तो बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 16 और ये कंटिन्यूएशन है बेसिकली लेक्चर नंबर 15 की। वहाँ पर हम फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस को बच्चों पढ़ रहे थे, ठीक है। और जो कि एंडोसाइटोसिस की बेसिकली टाइप्स हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस को ही पढ़ा था। तो अब ये पार्ट रह गया था रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो एज आई प्रोमिस्ड कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये समझाऊंगी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस को। हम इसको समझेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि ये फेगोसाइटोसिस से और पिनोसाइटोसिस से कैसे डिफरेंस है। जब तक बच्चों आपको चीज़ों के डिफरेंस का नहीं पता होगा ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं होता, उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको लर्न करना भी बहुत जरूरी होता है। और ये भी एक बड़ा प्यारा फ्लो चार्ट है जो मैंने बहुत मेहनत से बनाया था आप लोगों के ईज के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जितनी टाइप्स हैं उनको मैंने फ्लो चार्ट की शक्ल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, एक सिलेक्टिव और एक एफिशिएंट टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस है जिसमें सेल रिसेप्टर यूज करता है एंडोसाइटोसिस के लिए, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि जब सेल में फेगोसाइटोसिस हो रही थी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो रहा था, फेगोसोम बन रहे थे और एक आर्म लाइक प्रोजेक्शन ऐसे, ठीक है। ये सेल है ना, सेल ऐसे, सेल ये देखो ये सेल है। तो सेल एक आर्म लाइक, एक हाथ की तरह आर्म लाइक प्रोजेक्शन बनाता था और जो पार्टिकल्स थे उनको अपने अंदर इनगल्फ कर लेता था, और इसको हम क्या बोलते थे, स्यूडोपोडिया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते थे, ठीक है, जो कि उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते थे। अगर आप पिछला लेक्चर देखोगे तो वहां पे आपको ये फाइगोसाइटोसिस और समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एक आर्म लाइक प्रोजेक्शन होती थी, ठीक है, और रिसेप्टर्स बाइंड कर लेते। इसी तरह जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है उसके अंदर भी स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को रिकग्नाइज करती है, ठीक है। और यहाँ पर हम इन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, लाइगेंड्स, ठीक है बच्चों। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये जार्गम है बायोलॉजी का। याद रखो बच्चों, जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़े होते हैं ना तो उसके कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइगेंड, ठीक है। आपने सिंपल पार्टिकल नहीं बोलना, मॉलिक्यूल नहीं लेकर आना पेपर में। जब भी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की बात हो तो आपने क्या लिखना है, लाइगेंड्स, ठीक है। तो ये जो लाइगेंड्स हैं, ये जो रिसेप्टर्स है ब्लू कलर के बच्चों, ये देखो सेल की जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये रिसेप्टर्स होते हैं छोटे छोटे। ये इन लाइगेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और ये हर किसी के लिए स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल जो इंसुलिन है उसका रिसेप्टर डिफरेंट होगा, जो एलडीएल है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसका रिसेप्टर डिफरेंट होगा। हर चीज के लिए डिफरेंट रिसेप्टर होता है और ये अपने अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं। जब ये अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते हैं तो इन साइड बच्चों ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्लेथरिन, ठीक है। ये क्लेथरिन जो है ये एक सेल मेम्ब्रेन को इनक्लोज कर देती है, ठीक है, और एक कोटेड वेसिकल बनाती है, ठीक है, विच आर देन इंटरनलाइज्ड इन कोटेड वेसिकल्स कोटेड विद क्लेथरिन, ठीक है। और ये एक कोटेड वेसिकल बन जाता है। जो नॉर्मल फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस होती है उसमें क्या होता है, नॉन कोटेड वेसिकल। ये बच्चों डिफरेंस याद रखना। लेकिन जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है उसमें जो हमारा वेसिकल होता है वो कोटेड होता है, और किससे कोटेड होता है, क्लेथरिन प्रोटीन से, ठीक है। और ये जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है इसका क्या बेनिफिट्स है, इट अलाउज द सेल टू प्रिसाइसली कंट्रोल विच सब्सटेंसेस एंटर इन व्हाट अमाउंट। कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। तो आओ इसको समझते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। अच्छा बच्चों, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोटीन है एलडीएल, ठीक है। अब एलडीएल क्या है, आप लोग परेशान हो जाओगे, परेशान नहीं हो। ये एक प्रोटीन है, एक लिपोप्रोटीन है, ठीक है। इस प्रोटीन का क्या काम है बच्चों, ये हमारे ब्लड के अंदर ना कोलेस्ट्रॉल को मूव कराती है। हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर इसका क्या काम है, ये कोलेस्ट्रॉल को मूव कराती है, ठीक है। अब ये कैसे कराती है, क्या नाम है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की, ठीक है। कैसे होगा, अब ये होता है बच्चों लिवर के अंदर। अब यहाँ आओ, स्टेप नंबर 1 पे आओ। अब ये देखो, आप ये ग्रीन कलर के देख रहे हो, ये एलडीएल बनाया हुआ है, ठीक है। अ प्रोटीन दैट कैरीज कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। अब इसके जो बच्चों रिसेप्टर है ना, ये जो एलडीएल प्रोटीन है इसके रिसेप्टर सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिवर सेल्स के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये हार्ट के ऊपर भी प्रेजेंट हो, लंग्स के ऊपर भी प्रेजेंट हो, किडनी में भी प्रेजेंट हो। इसके जो रिसेप्टर्स हैं एलडीएल के, वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिवर सेल्स के ऊपर। ये देख रहे हो, ये लिवर है और ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उस पे ये उसके एलडीएल के रिसेप्टर्स बने हुए, ठीक है। जब एलडीएल यहाँ पहुंचेगा तो वो कहेगा, ओ हाँ, मेरे जो रिसेप्टर सेल्स हैं, जो मेरे रिसेप्टर हैं वो तो मुझे मिल गए। तो जो ही एलडीएल, ये देख रहे हो ये एलडीएल है,
ये जो ही इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगी, और जो सेल है ये लिवर है ये अपने अंदर उस एलडीएल को ले जाएगा। ये थर्ड डायग्राम में देख रहे हो कि आफ्टर एंडोसाइटोसिस इट कंबाइंस विद कोलेस्ट्रॉल, और जो ही बच्चों ये एलडीएल लिवर के अंदर जाएगा तो ये किसके साथ बाइंड करेगा, कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड करेगा, एंड कैरीज इट थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू डिफरेंट टिश्यूज इनसाइड द बॉडी, और फिर इसके साथ कंबाइन करके लिवर के सेल से बाहर आएगा और पूरे बॉडी के अंदर मूव करेगा। तो ये किसके थ्रू हुई, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू, के जो एलडीएल था वो सिर्फ लिवर सेल्स के अंदर ही जाके कोलेस्ट्रॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, अब लिवर सेल्स क्या है, पॉइंट टू रिमेंबर कि लिवर सेल्स हैव हाई नंबर ऑफ एलडीएल रिसेप्टर्स, सो दे एब्सॉर्ब एलडीएल एफिशिएंटली फॉर मेकिंग बाइल एसिड। अब डिफरेंट काम है ना एलडीएल के, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करना है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रेगुलेट करना है, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्ररी टू इट हार्ट मसल्स डू नॉट हैव एनी एलडीएल रिसेप्टर्स, सो दे डोंट अपटेक एलडीएल डायरेक्टली फ्रॉम ब्लड। जो हार्ट सेल्स होते हैं उनके पास एलडीएल रिसेप्टर्स नहीं होते, तो वो एलडीएल को बाइंड नहीं करते। अब आपको समझ आई कि क्यों मैंने पीछे कहा था कि ये क्या है, सिलेक्टिव एंडोसाइटोसिस है। ठीक है, अब एलडीएल ऐसा नहीं है कि एलडीएल जो है वो हार्ट में भी जा रहा है, वो लंग्स में भी एंटर हो रहा है, वो किडनीज में भी एंटर हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ एंटर होगा, लिवर पर, क्योंकि उसके पास, लिवर के पास उसके रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो ये नेचर का एक बड़ा प्यारा मैकेनिज्म है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जो रेगुलेट करता है कि सिर्फ सिलेक्टिव चीजें ही सेल के अंदर जाए। वरना तो बच्चों अगर ये रिसेप्टर्स ना होते तो एलडीएल तो किसी भी सेल के पास जा सकता था, जहां उसका काम ही नहीं है वो वहां पर भी चला जाता। तो उसका काम क्योंकि सिर्फ लिवर में है तो नेचर ने सिर्फ लिवर को ही उसके रिसेप्टर्स दिए, तो जब तक एलडीएल अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा तो वो इनसाइड द सेल नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड रिसेप्टर मीडिएटेड, only authorized cells with the right receptors can allow entry। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल जो है जिनको ऑथराइज किया गया है, जिनके पास वो राइट रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वो सिर्फ उन सेल्स को एंडोसाइटोसिस कर सकते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्या इंश्योर करती है, स्पेसिफिक एंड एफिशिएंट अपटेक ऑफ की मॉलिक्यूल्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, तो अब आपको समझ आई कि जब सेलेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन हो रही होती है तो आरएमबी का प्रोसेस यूज होता है। इट प्रिवेंट्स, और ये क्यों फायदा देता है, इट प्रिवेंट्स वेस्टफुल इनटेक ऑफ अननेसेसरी मटेरियल। अब फॉर एग्जांपल बच्चों जैसे लंग्स है, ठीक है, वहां पर एलडीएल का कोई काम नहीं है, किडनी है वहां पर एलडीएल का कोई काम नहीं है, तो अगर ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस ना हो तो एलडीएल तो किडनी में भी चला जाए, एलडीएल तो लंग्स में भी चला जाए जहां उसकी जरूरत ही नहीं है। तो जो आरएमबी है वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, वो क्या करता है, इट प्रिवेंट्स वेस्टफुल इनटेक। जिन चीजों की सेल्स को जरूरत नहीं है वो उन सेल्स के पास नहीं जाती, और ये एनर्जी एफिशिएंट भी है और रिसेप्टर रेगुलेटर है। और क्या शो करता है, सेल की इंटेलिजेंस, सेल को नेचर की इंटेलिजेंस को शो करता है कि सेल हमेशा वही चीज लेगा जिसके पास उसके रिसेप्टर्स होंगे और जो उसको जरूरी होगी। तो हर सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। इसी तरह जो इंसुलिन सेल्स हैं, वो इंसुलिन हार्मोन है, वो डिफरेंट, उसके अपने डिफरेंट सेल्स हैं जिन पे वो एक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह ये जो प्रोसेस है ये बड़ा रेगुलेटेड और स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बच्चों लिखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसेप्टर्स इन फेगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर इन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। बच्चों मैंने आपको बताया था ना, जब हमने फेगोसाइटोसिस पिछली वीडियो में पढ़ा था तो हमने देखा था कि बैक्टीरिया जो होता है वो ऐसे सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं और वो इस बैक्टीरिया को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों फेगोसाइटोसिस में भी रिसेप्टर है और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में भी रिसेप्टर है ऐसे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना बच्चों, माइंड में आता है कि मैम आप कह रही है कि जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है उसके अंदर सिर्फ रिसेप्टर है, तो ऐसा तो फेगोसाइटोसिस में भी हो रहा था, बैक्टीरिया को भी रिसेप्टर ही आइडेंटिफाई करा, तो इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि हमने देखा कि दोनों ही रिसेप्टर बेस्ड हैं। फेगोसाइटोसिस में जो है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में लाइगेंड्स होते हैं जैसे कि एलडीएल हो गया, हार्मोन्स हो गए, विटामिन्स हो गए। तो फिर इनका डिफरेंस क्या है, तो बच्चों अगर हम कोड डिफरेंसेस देखें ना फेगोसाइटोसिस में और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में, तो बच्चों सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है पर्पस का। जब भी कोई चीज फेगोसाइटोसिस होती है ना बच्चों, यहाँ पर ये देखो मेरे स्टिक की तरफ देखो, जब भी कोई चीज फेगोसाइटोसिस होती है ना बच्चों, तो उसका काम होता है डिस्ट्रक्शन या डाइजेशन का। सेल ने जब भी डाइजेशन करनी हो या डिस्ट्रक्शन करनी हो किसी भी चीज की, तो वो उसको क्या करता है, फेगोसाइटोसिस करता है।
ठीक है। लेकिन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से जो रिसेप्टर ले रहे होते हैं वो किस लिए होते हैं? एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिएंट डिलीवरी। ठीक है। सेल जो होता है जब उसने एब्जॉर्ब करना है, फॉर एग्जांपल हॉर्मोन्स, विटामिन्स, एलडीएल और मेनी मोर, जब इस तरह की चीजें जो न्यूट्रिएंट्स की तरह एक्ट करती हैं, एब्जॉर्ब होना होता है जिन्होंने बॉडी के अंदर, या जाके सेल को रेगुलेट करना होता है, सिलेक्टिव अपटेक होती है, तो वो क्या करते हैं? आरएमई के थ्रू अंदर जाते हैं। लेकिन जब सेल ने डिस्ट्रॉय करना हो किसी भी चीज को या डाइजेस्ट करके उसे क्लीन करना हो, जैसे हमने बैक्टीरिया के केस में देखा था कि मैक्रोफेज बैक्टीरिया को खा के उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है? फेगोसाइटोसिस। तो सेल टाइप्स क्या है फेगोसाइटोसिस में? मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स हैं, जबकि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस ऑलमोस्ट ऑल बॉडी सेल्स में होती है। ठीक है। फिर इनका जो एंड रिजल्ट है वो क्या है कि जो फेगोसाइटोसिस है बच्चों, उसमें फेगोसोम बनता है, वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज करता है और एट द एंड हमारे पार्टिकल्स डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, ये मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी कि वो एंडोसोम के साथ फ्यूज करते हैं और जो हमारा रिसेप्टर होता है वो बाद में दोबारा रिसाइकल हो जाता है। और अगर मैं इसकी और डिफरेंसेस की बात करूं तो वेजिकल साइज भी डिफरेंस होता है कि फेगोसोम में जो है वो लार्ज वेजिकल्स होते हैं, इसलिए हम जब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को देखते हैं तो हमें वो वेजिकल्स नजर आते हैं जो फेगोसाइटोसिस हो रही होती है। लेकिन जब रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो रही होती है तो बहुत स्मॉल वेजिकल्स होते हैं, क्लैथरिन कोटेड वेजिकल्स होते हैं, और इनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। और अगर मैं उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करूं तो फेगोसाइटोसिस में क्या बनता है? स्यूडोपोडिया, जो कि क्या है? एक आर्म लाइक प्रोजेक्शन है। लेकिन जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है उसमें क्लैथरिन कोटेड पिट्स होती हैं, क्लैथिड कोटेड वेसिकल्स होते हैं। आपने देखा था ना पीछे स्लाइड में कि जो वेसिकल्स हैं ऐसे, उनके ऊपर क्लैथरिन होती है ऐसे कोटेड। ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है फेगोसाइटोसिस में। जब रिसेप्टर्स फेगोसाइटोसिस के होते हैं वो क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन एंड डाइजेशन। जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिएंट डिलीवरी है। तो आई होप कि आपको फेगोसाइटोसिस में और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जो दोनों रिसेप्टर्स को यूज करिए लेकिन उनका जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा वर्किंग मैकेनिज्म देख लेते हैं कि एंडोसाइटोसिस होती क्या है। इसी तरह बच्चों स्टेप 1 है हमारे पास रिकग्निशन एंड बाइंडिंग है। देखो ये लाइगेंड्स आए, ये कोई भी लाइगेंड हो सकता है, एलडीएल भी हो सकता है, किसी किस्म का बच्चों विटामिन भी हो सकता है, कोई भी हार्मोन हो सकता है। ठीक है। ये उसके रिसेप्टर्स हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है। ये नीचे अडेप्टर प्रोटीन है, ये रिसेप्टर को और क्लैथरिन को बच्चों जोड़ने में हेल्प करती है। ठीक है। ये आप देख रहे हो ये डायग्राम के अंदर ये ब्लू कलर की ये क्लैथरिन प्रोटीन है, ये सारे। ठीक है। और ये अडेप्टर प्रोटीन की हेल्प से क्लैथरिन जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। ठीक है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइगेंड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, दे बाउंड टू एलडीएल। हमने देखा था ना कि एलडीएल क्या करता है, एलडीएल रिसेप्टर्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद स्टेप 2 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कोटेड पिथ। हमारे पास जब लाइगेंड जो है बच्चों, यहाँ स्टेप 1 पे आओ, जब लाइगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया, ठीक है, तो जो ही ये बाइंड करेगा तो पीछे क्लैथरिन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये क्लैथरिन मॉलिक्यूल्स आप क्या कहेंगे कि तुम एक कोटेड पिथ बनाओ, एक पॉकेट बनाओ। ठीक है। दिस कोटेड पिथ इन्वेजिनेट्स फोल्ड इनवर्ड। इन्वेजिनेट का क्या मतलब होता है? फोल्ड इनवर्ड, फॉर्मिंग अ स्मॉल पॉकेट। ठीक है। ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये देखो एक पॉकेट सी बन गई है, ये देख रहे हो? ये क्लैथरिन की हेल्प से एक पॉकेट टाइप एक वेजिकल बन गया है। ठीक है। तो स्टेप 3 क्या है? वेजिकल फॉर्मेशन। इस वेजिकल को हम क्या बोलते हैं? एंडोसिटिक वेजिकल। ठीक है। तो ये एंडोवेजिटिक मिल गया। और यहाँ पर बच्चों एक डायनामिन प्रोटीन होती है जो कि इस वेजिकल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट करती है, तोड़ती है। ठीक है। अब हर वक्त तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इसने जुड़े नहीं रहना ना, तो डायनामिन प्रोटीन क्या करती है? क्लैथरिन कोटेड वेजिकल बनाती है और पिंच ऑफ करती है फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तो अब देखो ये इस वाली पिक्चर के अंदर देखो कि ये एंडोसिटिक वेसिकल बन गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये डिटैच हो गया। ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में क्या होता है बच्चों? अनकोटिंग ऑफ द वेसिकल। अब जो वेसिकल बन गया है ना उसने अनकोट होना है। ये देखो ये स्टेप 4 देखो बच्चों। अब आपको इसके ऊपर कोई क्लैथरिन नजर नहीं आ रहा। एक दफा वेसिकल बन गया तो वो अपने सारा क्लैथरिन कोड रिमूव कर देता है। ठीक है। और हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेप 5 में चले जाते हैं। स्टेप 5 बच्चों क्या है? फ्यूजन विद अर्ली एंडोसोम। अब जो ये अनकोटेड वेसिकल है ना, इट फ्यूजेस विद एंडोसोम्स एंड लोड ऑफ इट्स पार्टिकल। ये देखो यहाँ पर ये एक नया एंडोसोम आया, उसके साथ इसने फ्यूज कर लिया। ठीक है। और अपने पार्टिकल्स उसको दे दिए। ठीक है। अब आगे सॉर्टिंग एंड रिसाइकलिंग होनी है कि ये जो पार्टिकल्स अंदर आए थे ये न्यूक्लियस के पास जाएंगे, ईआर के पास जाएंगे, गोल्जी प्लेटस के पास जाएंगे, ये सेट डिसाइड करेगा। ठीक है। तो और उसकी जो ऑपोजिट स्टेप 6 है उसमें क्या होता है कि अब
लाइगेंड अंदर आ गया। अब इस बच्चों इस रिसेप्टर का तो कोई काम नहीं है ना, ये रिसेप्टर तो हमें सिर्फ लाइगेंड पहुंचाने आया था। अब ये जो लाइगेंड है ना बच्चों, ये क्या होगा, रिसाइकल्ड होगा। ये रिसेप्टर्स, सॉरी, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये दोबारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएंगे। इन्होंने पहले अपना काम किया, लाइगेंड को अंदर लेकर आए, सेल ने लाइगेंड ले लिया, अब वो कहता है कि रिसेप्टर्स तुम वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाओ और जाकर अपना काम करो। तो हम इसे क्या कहते हैं, सॉर्टिंग एंड रिसाइकलिंग, के द रिसेप्टर्स आर सेंट बैक टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर टू गेट रीयूज्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन एलडीएल अपटेक, हम एग्जांपल की बात करें, जब हम एलडीएल को लेते हैं, द एलडीएल इज ब्रोकन डाउन इन लाइसोसोम्स टू रिलीज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल यूज कर लेता है, ठीक है, सेल, और जो एलडीएल होते हैं वो दोबारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो उसके रिसेप्टर्स होते हैं वो दोबारा से चले जाते हैं। ठीक है, तो ये रिसाइकल हो जाते हैं। कुछ केसेस में रिसाइकल नहीं होते, न्यू रिसेप्टर्स बनते हैं, तो वो आगे डिफरेंट डिपेंड करता है सेल के ऊपर, तो हम उस डिटेल में जाना नहीं जाएंगे। तो आई होप कि आपको 6 स्टेप्स में समझ आ गया होगा कि एंडोसाइटोसिस कैसे होती है। तो ये बच्चों कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की, के फॉर एग्जांपल एलडीएल है, उसके रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, एलडीएल रिसेप्टर। और ये किन सेल्स के ऊपर आपको मिलेगा, लिवर पे मिलेंगे, कुछ टू सम एक्सटेंट आपको एड्रीनल पे मिलेंगे, गोनेडल सेल्स पे मिलेंगे। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है, कोलेस्ट्रॉल अपटेक। ठीक है, लेकिन आपको 90 to 95% ये लिवर सेल्स पे ही हमेशा नजर आएंगे। इसी तरह ट्रांसफेरिन है, जब आयरन ने बॉडी के अंदर मूव करना होता है तो उसके कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ट्रांसफेरन रिसेप्टर्स होते हैं। जिन सेल्स के पास ट्रांसफेरन रिसेप्टर होंगे वही आयरन को इनटेक कर सकते हैं, जैसे कि बोन मैरो सेल्स। ठीक है, इसी तरह विटामिन बी ट्वेल्व के रिसेप्टर्स हैं, और ये इलियम सेल्स हैं। इलियम सेल्स कौन से सेल्स होते हैं बच्चों, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प सेल्स होते हैं इलियम सेल्स, और वहां पर इनके रिसेप्टर्स होते हैं बी ट्वेल्व के, और वहां पर वो बी ट्वेल्व को इनटेक कर सकते हैं। अब ये देखो, ये बी ट्वेल्व आपको बोन मैरो में नहीं मिलेगा, ये आपको लिवर सेल्स के ऊपर इनके रिसेप्टर्स नहीं मिलेंगे, जहां रिसेप्टर होंगे वहीं पर ही इनटेक होगा। इसी तरह इंसुलिन भी है, आईजी एंटीबॉडी भी है, और सार्स कोविड 2, ये जो हमारे पास कोविड 2 का वायरस आया था, इसके रिसेप्टर्स क्या है, AC2 रिसेप्टर। और ये सिर्फ क्यों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर और गट सेल्स के ऊपर। ठीक है, तो लंग्स के ऊपर रिसेप्टर थे, इसलिए बच्चों कोविड ने जब अटैक किया था तो हमें सांस का मसला हुआ था, हमेशा उसने हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अटैक किया था, क्योंकि जो कोविड 2 के वायरस है उसके रिसेप्टर्स आपको सिर्फ लंग्स के ऊपर ही मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि हार्ट के ऊपर मिल रहे हैं, किडनी के ऊपर मिल रहे हैं। ठीक है, तो देख रहे हो कि बच्चों जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है वो किस तरह से सिलेक्टिव है, जहां रिसेप्टर होगा वहीं पर ही जाके लाइगेंड बाइंड करेगा। तो ये बच्चों एक समरी मैंने जो है वो टेबल की शक्ल में कर दी थी, आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके पेपर में आपको बहुत हेल्प करेगी, एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो फेगोसाइटोसिस में क्या होते हैं, लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स जैसे बैक्टीरिया या डेब्रिस वेस्ट होता है। पिनोसाइटोसिस में फ्लूइड इनटेक होता है, और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में स्पेसिफिक लाइगेंड्स होते हैं। वेजिकल साइज जो है वो 0.5 to 2 माइक्रोमीटर है। पिनोसाइटोसिस में जो वेजिकल का साइज होता है वो 100 से 200 नैनोमीटर होता है, और इसमें तो बहुत ही छोटा होता है, अबाउट 100 to 150 नैनोमीटर। ठीक है, सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, इसमें भी रिसेप्टर होते हैं, इसमें कोई रिसेप्टर नहीं होते। इसमें स्यूडोपोडिया यूज होता है और फेगोसोम बनता है। इसमें हमारे पास क्या बनता है, पीनोसोम बनता है। ठीक है, लेकिन कोई प्रोटीन्स स्पेसिफिकली कोटिंग प्रोटीन्स नहीं होते। ठीक है, इसमें कोटिंग प्रोटीन्स क्या है, एक्टिन। इसमें कोई कोटिंग प्रोटीन नहीं है, सिर्फ पीनोसोम बनता है, सिंपल सा। लेकिन इसमें क्या होता है, क्लेथरिन कोटेड पिट्स होती है। ठीक है, और स्पेशलाइज सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, और ये दोनों तकरीबन हर सेल्स की होती है। और एनर्जी तो है, आपको बहुत ज्यादा हाई एटीपी रिक्वायर होता है, पिनोसाइटोसिस में मॉडरेट लेवल पे होता है, और रिसेप्टर मीडिएटेड में भी हमारे पास मॉडरेट लेवल में ही एटीपी रिक्वायर होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि बच्चों जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है वो क्या है, सेलेक्टिव एंड रिसेप्टर बेस्ड। पीनोसाइटोसिस क्या है, नॉन सेलेक्टिव फ्लूइड इनटेक, कोई सेलेक्टिव नहीं है। और फेगोसाइटोसिस क्या है, बल्क सॉलिड इनगल्फिंग। ठीक है, तो सो इवन दो एलडीएल और हार्मोन्स आर इन फ्लूइड, दे आर नॉट टेकन रैंडमली फ्रॉम फ्लूइड, दे आर टेकन ओनली व्हेन बाउंड टू रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। रिसेप्टर्स होंगे तो लाइगेंड एंटर होगा, दैट्स व्हाट हैपेंस रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस फ्रॉम पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। ठीक है,
इस तरह से ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंस है। तो आई होप बच्चों ये कॉल लेक्चर्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। आपको एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस बहुत अच्छा समझ आया होगा, आपको रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस बहुत अच्छा समझ आया होगा। लेकिन स्टिल बच्चों, अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है और कहीं आपको लगता है कि ये पॉइंट दोबारा क्लियर करने की ज़रूरत है, तो बच्चों डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वहाँ पर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करें। अगर आप मुझे कोई सजेशन करना चाहते हैं कि मैम आप बहुत तेज़ पढ़ा रही है या बहुत ज़्यादा पढ़ा रही है, या आप ये पॉइंट ऐड करें, तो बच्चों वो भी बहुत वैल्यूएबल सजेशन होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 17, अब हम बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। हम कार्बोहाइड्रेट्स पे लेक्चर स्टडी करेंगे, हम प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे, उनकी टाइप्स, उनके फंक्शंस, लिपिड्स पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चों स्टे ट्यून विद योर फेवरेट चैनल। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बहुत सारा खुश रहो बच्चों।